हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। $100 स्टार्टअप बुक आपको सिखाएगी कि एक एडवेंचरफुल, मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। इस बुक के ऑथर 175 से भी ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। वैसे उनकी कभी कोई रियल जॉब नहीं रही, फिर भी उन्हें रेगुलर पे चेक मिलते हैं क्योंकि उनके पास अपने आइडियाज को इनकम में टर्न करने का जो टैलेंट है वो इस बुक को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप भी सीख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि पैसा कमाना बड़े सब्र का काम है। एक दिन में कोई रिच नहीं बन जाता। ये बुक आपको बताएगी कि कम पैसे में एक छोटा बिजनेस शुरू करके कैसे उसे धीरे धीरे बड़ा बनाया जा सकता है, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। इस बुक में दिए गए आइडियाज को रियल लाइफ में अप्लाई करके आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सकते हैं। हर वो इंसान जो पैसे कमाने के साथ साथ एक क्वालिटी लाइफ जीने की चाह रखता है, उसे ये बुक एक बार जरूर सुननी चाहिए। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपका बिजनेस आपके लिए पैसे कमा सकता है, ताकि आप वो सब कर सके जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो चलिए बुक को स्टार्ट करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। $100 स्टार्टअप बुक के राइटर क्रिस गुलिब्यू एक अमेरिकन ऑथर, ब्लॉगर और स्पीकर है। उनका ब्लॉग द आर्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मिटी काफी फेमस रहा। उन्होंने अनकन्वेंशनल गाइड के अंडर कई सारी ट्रेवल और स्मॉल बिजनेस रिलेटेड बुक लिखी है। हर साल पोर्टलैंड, ओरेगोन में वो अपना एनुअल वर्ल्ड डोमिनेशन समिट ऑर्गेनाइज करते हैं। वो 4 अप्रैल 1978 को यूएसए में पैदा हुए थे। ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए? सोचो कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मन में आए वो करें, जो आपको पसंद हो वो करें, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम कर रहे हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप हमेशा ही काम करना चाहते थे। दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूब सारा प्रॉफिट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। कैसा लगता है सुनकर? परफेक्ट ना? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। हालांकि इस बुक में आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला जो आपको फटाफट पैसे कमाने का इजी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है। और आप भी अगर ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो प्लीज इस ऑडियो बुक को मत सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है तो मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ? वेल, सच कहे तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी हुनर के साथ पैदा हुआ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको ये पता नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसे ढूंढा जाए। एक दिन माइकल सूट पहनकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। जब पूरा दिन रोज की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उनके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे काम से हटाया जा रहा है। माइकल ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गया, तो वो एकदम होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब अब नहीं रही। कुछ टाइम बाद माइकल उस शौक से बाहर निकला और उसने एक नई जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे। उसे कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रेसेस पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफर दिया कि वो ये मैट्रेस उससे खरीद ले और उन्हें बेच दे। हो सकता है कि उसे कुछ पैसे की कमाई हो जाए। माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा। लेकिन सबसे पहले उसे एक जगह की जरूरत थी जहां वो ये मैट्रेसेस रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ली और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। शुरू के बिजनेस अच्छा चल गया, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट जब उससे पूछते कि उन्हें किस टाइप का मैट्रेसेस खरीदना चाहिए तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं थी कि वो किस टाइप के मैट्रेसेस बेच रहा था। तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिजनेस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहां बाईसाइकिल से मैट्रेसेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अपनी बाईसाइकिल साथ लाएंगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी।
ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे YouTube वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो बाईसाइकिल से मैट्रेसेस ले जाते हुए अपनी वीडियोस बनाते थे और इस तरह उसका बिजनेस चल पड़ा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। उसे माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती और मोस्ट ऑफ टाइम उसमें सक्सेस गारंटी से मिलती है। 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स। नंबर 1, कन्वर्जेंस। इसका सिंपली मीनिंग है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका जो पैशन हो वो दूसरों को भी इंटरेस्टिंग लगे, मगर क्या आपने इन 2 सर्कल के बीच का छोटा सा ओवरलैप देखा? यही आपकी अपॉर्चुनिटी है माइक्रो बिजनेस के लिए। नंबर 2, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई खास स्किल हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बढ़िया होती है। वे किसी भी सर्कमस्टेंस में अडॉप्ट हो सकते हैं और साथ ही वे डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज करें कि आप में एक से ज्यादा स्किल्स है। केयरफुली सोच कर देखें कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरी स्किल्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर पाए। नंबर 3, द मैजिक फॉर्मूला। हम 2 प्रीवियस लेसन्स को यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको सक्सेस दिलाएगा। पैशन या स्किल प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू सक्सेस। हैप्पीनेस को बॉक्स में बंद करके बेचने का तरीका। इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपने एक प्लेट सालमन ऑर्डर की। तभी शेफ आपके पास आकर बोलता है, सालमन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, क्या आपने कभी इसे बनाया है? इससे पहले कि आप कुछ कहे, शेफ फिर बोलता है, मैं जाकर ऑयल गरम करता हूँ, तब तक तुम जाकर हाथ धो के आओ और मुझे किचन में मिलो। अब ये बात कितनी वियर्ड लगती है ना? शायद ये आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा भी कैसे? कौन शेफ आपसे आपका ही खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है जब आप पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं और खाना भी खुद ही बनाना पड़े? तो इससे अच्छा घर पे बैठकर ना खा ले। आप इसलिए रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि आप सर्विस और एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे हैं, लेकिन इन सब का भला माइक्रो बिजनेस से क्या लेना देना? मैं बताती हूँ। ज्यादातर ओनर्स कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे अपना खाना खुद प्रिपेयर करें। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ये पसंद है। वे इस कहावत में बिलीव करते हैं, आदमी को एक फिश दो तो वो उसे एक दिन में खाएगा, लेकिन उसे फिशिंग सिखाओ तो वो लाइफ टाइम फिश खाता रहेगा। लेकिन बात ये है कि ज्यादातर कस्टमर्स फिशिंग नहीं सीखना चाहते। हमें तो अपनी फिश प्लेट में सर्व चाहिए। अब इतनी मेहनत के बाद इतना तो बनता है कि हम खुद को ट्रीट करें, तो इसलिए जो कस्टमर मांगता है उसे वो मिलना चाहिए। आपका बिजनेस, ये माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है? नंबर 1, मार्केट में इनएफिशिएंसी। जब कोई सर्टेन प्रोडक्ट अपनी एफिशिएंसी लूज करता है तो उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है, तो फिर वो नया प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बना सकते? नंबर 2, न्यू टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन जब नए आए थे तो पूरी मार्केट ही चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसी कई सारी न्यू जॉब्स भी निकली थी, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास ये स्किल थी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफी ब्लूम हुआ क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। नंबर 3, ए स्लाइड प्रोजेक्ट। खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिट ना रखें। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। नंबर 4, बट आई स्टिल वांट टू मेक मनी डूइंग व्हाट आई लव, व्हाट शुड आई डू? ये हार्ड नहीं है, इनफैक्ट उस काम को करने से कई ज्यादा इजी है जो आप नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको अपना फेवरेट काम लोगों की नीड या जरूरत से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथर का एक फ्रेंड था जो कि एक साइड बिजनेस चलाता था और ये काम कुछ ऐसा था जो कि उसे करना पसंद था। लेकिन उसकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अक्सर लोग जब फर्स्ट टाइम किसी एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं तो एयरलाइंस वाले उन्हें फ्लायर माइल्स ऑफर करते हैं, जो कि बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ माइल्स होता है जो आप तब अर्न करते हैं जब आप सेम उसी एयरलाइन से दोबारा ट्रेवल करते हैं और कुछ फ्लाइट्स के बाद ही आपके इतने माइल्स बन जाते हैं कि आपको फिर एक फ्लाइट फ्री में मिल जाती है।
अब चलो अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। गैरी ने ये फाइलर माइल्स को अपने बेनिफिट में यूज किया। कई बार लोग ये माइल्स अर्न कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने का टाइम नहीं होता कि इन माइल्स को यूज कैसे किया जाए। उन्हें लर्न करने या इसमें क्या हार्डशिप आएगी, ये सब चीज सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं होता। इसलिए गैरी ने अपना साइड बिजनेस खोला, जहां वो अपने कस्टमर्स को उनके फ्लाइट माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उन्हें ट्रिप बनाकर देता है और हर ट्रिप के लिए वो $250 चार्ज करता है। अब आप पूछेंगे कि कोई भी उस काम के $250 क्यों देगा जो वो खुद फ्री में कर सकता है? तो इसका आंसर है कि $250 कुछ भी नहीं है $5000 के कंपैरिजन में, जो लोगों को बिना फ्लायर माइल्स यूज किए किसी ट्रिप के लिए खर्च करने पड़ते हैं। और गैरी लोगों को बेस्ट ऑर्गेनाइज ट्रिप बनाकर देता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग उसे क्यों पे करते? यहाँ हम देख सकते हैं कि गैरी ने एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जो उसके पैशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, एक कंसल्टेंट, जो कि असल में उसका पैशन नहीं है। तो इस तरह उसने अपनी फेवरेट काम को लोगों की जरूरत से जोड़ा, और उसका फेवरेट काम था लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। कुछ ऐसा करे कि आपकी जॉब आपकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करे, ना कि आपकी लाइफ आपकी जॉब के। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए चलो एक केस स्टडी करते हैं। चलो इसका नाम रखते हैं द एक्सीडेंटल वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर। काइली हेप वाकई में एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर है। उसका एक साइड प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो बुक्स लिखती है। उसके हस्बैंड सेबा को रिसेंटली कंपनी के बजट कट की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, और उसी दिन जब वो जॉगिंग कर रही थी, गलती से एक पिकअप ट्रक ने उसे हिट किया। हालांकि उसकी इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे काफी चोटें आई, जिसकी वजह से वो अब लिख नहीं पा रही थी, और इस तरह उसका साइड बिजनेस मंदा पड़ गया। ये पूरा वीक उन दोनों के लिए काफी बुरा गुजरा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक हनीमून ट्रिप लिया जाए, जो कि उन्होंने आज तक नहीं लिया था, जबकि उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ने प्लान बनाया कि हनीमून के लिए यूरोप जाया जाए। काइली, जो वेडिंग फोटोग्राफी में अपना लक ट्राई कर रही थी, उसने ट्रैवलिंग से पहले अपनी वेबसाइट अपडेट करके अनाउंस किया कि वो न्यू बुकिंग्स एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ही उसने अपनी वेबसाइट में ये लिखा, उसी टाइम उसे एक रिक्वेस्ट आई। इस बात से काइली का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसने अपने ट्रिप से वापस आते ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने फोटोग्राफी करियर को अब फुल टाइम जॉब बनाएंगे, एटलीस्ट जब तक बुकिंग्स आती रहे। और ये उनका लक ही था कि बुकिंग्स लगातार आती रही और उनका बिजनेस चल पड़ा। उनका ये काम इतना सक्सेसफुल हुआ कि अब वे पर ईयर $90,000 का बिजनेस कर रहे थे। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? हमने सीखा कि हर चीज एंड में 3 लेसन से रिलेट करती है, जो हमने प्रीवियसली लर्न किए: कन्वर्जेंस, स्किल और मैजिक फॉर्मूला। कस्टमर्स कौन होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? ओल्ड स्कूल डेमोग्राफिक्स भूल जाओ, जो लोगों को उनके एज, सेक्स, इनकम वगैरह के बेस पर क्लासिफाइड करती थी। बात तो ये है कि आपको हमेशा किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप की जरूरत नहीं है। क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो सिंपली सबको सूट करे। एक डाइवर्स प्रोडक्ट बनाए, अपने ऑप्शन लिमिट न रखे। कस्टमर्स हमेशा राइट होते हैं, है ना? नहीं, कस्टमर हमेशा राइट नहीं होते, कभी कभी वो रॉन्ग भी होते हैं। डैन ने अपनी नई वेबसाइट खोली जहां डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट थे। उसने अपनी वेबसाइट के लिए एक बड़ा लॉन्च रखा, जिसमें उसके 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट बिके, और बहुत सारे कस्टमर्स ने उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए मैसेज किया। और शाम होते होते उन्हें एक कस्टमर का मैसेज आया जिसे रिफंड चाहिए था, जिस पर डैन का जवाब था कि ऑफ कोर्स वो उन्हें रिफंड इशू करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डैन रिफंड का रीजन जानना चाहता था, जिस पर उस कस्टमर ने जवाब दिया, पहले मुझे कॉल करो, फिर मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे जैसे कस्टमर्स को कैसे लूज किया जाता है। डैन ने अपने बाकी कस्टमर्स के थैंक यू मैसेज चेक किए और डिसाइड किया कि वो उस कस्टमर को बोलेगा कि सॉरी, वो कॉल नहीं कर सकता। डैन ने उसे रिफंड इशू कर दिया और डिसाइड किया कि वो अपने कोर वर्क पर फोकस करेगा। बेशक उसे उस कस्टमर की गुड एडवाइस नहीं मिली, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अगर कोई एक कस्टमर खुश नहीं है तो उसे रिफंड कर दो और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि कस्टमर का ओपिनियन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। राइट? अगर आपका मिशन स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से ज्यादा लंबा है तो पॉसिबल है कि ये बहुत लंबा हो। मार्केट को इंस्टेंटली टेस्ट करने के लिए 7 पावरफुल स्टेप्स। नंबर 1,
सबसे पहले आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के तरीके ढूंढ ले जो आपके बिजनेस में आएंगे, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत से लोग भी चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखेंगे। याद है फर्स्ट लेसन क्या था? जी हाँ, सही कहा, कन्वर्जेंस। नंबर 2, वो मार्केट इतनी बड़ी तो जरूर होनी चाहिए कि आप वहाँ अपना बिजनेस कर सके। नंबर 3, ये जरूर श्योर कर ले कि जो प्रॉब्लम आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रियल है या नहीं, या फिर लोग जानते भी है या नहीं कि उन्हें सच में वो प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को भी ये कन्विंस करना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन ऑफर करना दोनों बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब लोगों को उनकी प्रॉब्लम का पता ही ना हो। नंबर 4, लोग हमेशा या तो किसी तकलीफ में बेटर फील करने के लिए या फिर अपनी डिजायर पूरा करने के लिए चीजें खरीदते हैं, तो इसलिए आप अपने बिजनेस को ऐसा तरीका बनाए जो जरूरत के हिसाब से लोगों की हेल्प कर सके। नंबर 5, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचे और जो भी सॉल्यूशन आप निकाले वो बेस्ट होना चाहिए। नंबर 6, लोगों की ओपिनियन जरूर सुने, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके पोटेंशियल टारगेट ग्रुप में से हो, वरना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसका कोई यूज नहीं होगा आपके लिए। नंबर 7, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करें। लोगों को ये टेस्ट प्रोडक्ट देकर उनकी फीडबैक मांगे। चलो अब एक स्टोरी पढ़ते हैं स्टार्टिंग क्विकली के बारे में। जब तक आपके माइंड में पिछले 7 स्टेप्स है तब तक आपको किसी प्लान की जरूरत नहीं है। जैन और ओमर दोनों फ्रीलांसर थे जो फ्रीलांस डिजाइन करते थे। उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलते थे जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट इसमें कम होता गया। दोनों हैरान थे कि क्या कोई और भी करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता था। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं था। उन्हें इस काम में 1 साल से ज्यादा हो चुका था और इतनी जल्दी बोर हो जाना नॉर्मल बात नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी फेवरेट कंट्री का मैप डिजाइन किया, एक ऐसी कंट्री जहाँ वे दोनों हमेशा जाना चाहते थे। उस मैप का डिजाइन फिनिश करने के बाद अब वो उसे प्रिंट कराना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे प्रिंट कराने में उनके $500 खर्च होते, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफिस 500 कॉपीज से कम प्रिंट नहीं करते थे। तो उन्होंने 500 कॉपीज प्रिंट करवा लिए और अपना अपना मैप ले लिया, लेकिन बाकी के 498 मैप्स का वो क्या करे, उन्हें समझ नहीं आया। इनमें से कुछ उन्होंने दे दिए और फिर 494 मैप्स बचे। अब इन बचे हुए मैप्स को उन्होंने अपनी बनाई हुई एक 1 पेज वेबसाइट में डाला और सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला और उसके बाद कस्टमर्स आते चले गए। तो इस तरह उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक बिजनेस स्टार्ट किया और उतनी जल्दी ही स्टार्ट किया कि जितना जल्दी होना चाहिए। अपना बिजनेस कैसे लॉन्च करें? एक बढ़िया लॉन्च किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इसके बारे में बहुत पहले से चर्चा होने लगती है। इसके मार्केट में आने से 1 या 2 साल पहले ही लोगों को पता चल जाता है। आप इंटरेस्टिंग ट्रेलर देखने जाते हैं और जब मूवी फाइनली आउट होती है तो लाइन में लग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका बिजनेस लॉन्च भी। लॉन्चिंग से पहले पब्लिक के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में हिंट दे। इससे आपका प्रोडक्ट उनके माइंड में रहेगा और लॉन्च होते ही हिट हो जाएगा। बट दैट बुलशिट, मैं हमेशा सुनता हूँ ये बात कि किसी भी गुड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उधार लेना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आप उधार ले या नहीं। आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग बचा कर रखी और अच्छा बिजनेस भी चलाया। और हम यहाँ पर एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं और ये बता दें कि अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बनाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये याद रहे कि आपका मेन गोल पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि मजे करना। पैसे कमाने के लिए इन 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस होना चाहिए। नंबर 1, बेस योर प्राइसेस ऑन बेनिफिट्स नॉट कॉस्ट। अब आप प्रोडक्ट्स के लिए प्राइसेस सेट करते हैं तो ये बात ध्यान रहे कि ये लोगों को मिलने वाले एक्चुअल बेनिफिट पर बेस्ड हो, ना कि इसके कॉस्ट पर और ना ही उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाले टाइम पर। बस बेनिफिट्स का ध्यान रखें। नंबर 2, ऑफर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइसेस। आप अपने कस्टमर्स को हमेशा ऑप्शन दें कि वे डिफरेंट प्राइस रेंज में से चूज कर सके, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ऑप्शन लिमिटेड हो। अब एप्पल को देखो, जब भी उनका कोई नया प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे एंट्री लेवल,
इंटरमीडिएट लेवल और परफेक्ट लेवल। लेकिन इन तीनों लेवल के प्रोडक्ट्स के प्राइस में मामूली डिफरेंस होता है, जिससे लोग ज्यादातर लास्ट लेवल वाला परफेक्ट प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप $1000 खर्च करके भी एंट्री लेवल की चीज ले रहे हो, जबकि $300 ज्यादा खर्च करने में आपको इसका परफेक्ट वर्जन मिल रहा है। नंबर 3, गेट पेड मोर देन वंस। आपका पे बैक एक ही बार क्यों आए? आप चाहे तो पर मंथ एक से ज्यादा बार पे बैक पा सकते हैं, बस कंटिन्यूस बने रहो। जैसे अब नेटफ्लिक्स को ले लो, आप उनके स्ट्रीमिंग सर्विस देखने के लिए मंथली पे करते हैं, उनका पे डे हमेशा रहता है, हर रोज, हर मंथ और हर साल। फ्रेंचाइजिंग वर्सेस पार्टनरशिप। मैं आपको फ्रेंचाइजिंग का सच बताती हूँ। सिंपली कहे तो एक बड़ी कंपनी एक बड़े से अमाउंट के बदले आपको अपना नाम बेचती है, फिर सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। आप कहाँ पर स्टोर खोलेंगे, किसको हायर करेंगे और यहाँ तक कि आपको ये भी बताएंगे कि आपको खुद के बिजनेस में आपको क्या पहनकर काम पर आना है। ये उस कंपनी की तो सक्सेस मानी जाएगी जिसकी फ्रेंचाइजी आपने ली है, लेकिन क्या ये आपकी भी उतनी सक्सेस है? आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, आपने तो सिंपली अपने लिए एक रेडीमेड जॉब खरीद ली है। तो फिर एक यूजलेस फ्रेंचाइज से अच्छा है कोई पार्टनरशिप की जाए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि अपना पार्टनर सोच समझकर यूज करे। ये श्योर कर ले कि आपको इस पार्टनरशिप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, वरना इसके एडवांटेज कम डिसएडवांटेज ज्यादा होंगे। एज अ रूल ऑफ थंब, किसी भी पार्टनरशिप को 1+1+3 का रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब कि दोनों पार्टनर जितना अकेले खुद प्रॉफिट कमाते, साथ मिलकर उसका एटलीस्ट 33% ज्यादा कमाना चाहिए। एडवाइस, नो थैंक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनवांटेड एडवाइस और अननीडेड परमिशन का ध्यान रखें। जब हमारे ऑथर ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो कई सारे लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि ये करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह। ऑथर ने सबकी बात सुनी, अप्रिशिएट भी किया, मगर किया वही जो उन्हें सही लगा। असल बात तो ये है कि जिन लोगों को आपके काम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें इस बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप अपना बिजनेस चलाओ, उन लोगों के जैसे मत बनो जो लिटिल सेंस में तो बिजनेस के मालिक है, लेकिन एक्चुअली में लोगों की बातें सुनकर अपने बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपको आज क्या सीखने को मिला? क्या आपको इन सारी बातों से ऐसा लगा कि आप भी बहुत स्मार्टली एक स्टार्टअप कर सकते हैं? मेरी एक सलाह ये है कि अगर आप आज के टाइम में कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसको ऑनलाइन ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस आगे चलकर कुछ सालों में बंद हो जाएगा। क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? अगर यहाँ तक आपने ये ऑडियो बुक सुनी है तो सच में आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर ही है। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।